लॉरेन ने हस्बे वादा मेरे लिए वो चीजें फराहम कर दी जिनसे मैं खिड़की की सलाखें काट कर दूसरी तरफ पहुंच सकता था, और मैं इस काम के लिए तैयार हो गया। पहले ये जायजा लिया गया कि बारबिन बाई को अपनी ख्वाबगाह में मौजूद है या नहीं। उसके बाद मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। इतनी जगह बना लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैं उस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो सकूं। और फिर उसी शाम तकरीबन 8 बजे जब लॉरेन खुसूसी तौर पर बारबिन बाइको के साथ डिनर के लिए गई, मैं खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। ख्वाबगाह में 2 अलमारियां मौजूद थीं जिनमें ताले लगे हुए थे, लेकिन ये ताले खोलना मेरे लिए मुश्किल साबित न हुआ। बिलाशुबा अलमारियों में लिबास वगैरह के अलावा कुछ दूसरी अहम चीजें भी थीं, लेकिन उनमें ब्लैक प्लान के खुफिया मंसूबे का कोई नामो निशान नहीं था। ना ही ऐसे दूसरे कागजात थे जो मेरे काम आ सकते थे। बस बारबिन बाइको की जायदाद और असासों के बारे में कुछ तफसीलात अलमारी की तिजोरियों में बंद थीं, जिनसे मुझे कोई वास्ता नहीं था। मुझे सख्त मायूसी हुई, और अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं बारबिन बाइको पर बराह रास्त हमला कर दूं। और उसी रात मैंने इस मंसूबे पर भी अमल कर डाला। दाखिले के लिए मैंने खिड़की का रास्ता ही मुंतखब किया था। उस रास्ते को मैंने इस तरह पोशीदा कर दिया था कि बादियों नजर में बारबिन बाइको को उस पर शुबा न हो सके। उस वक्त जब मैं खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचा, बारबिन बाइको आराम की नींद सो रहा था। मेरे कदमों की आहट पर वो चौंक कर उठा और हैंड स्विच से रोशनी कर दी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। दूसरे ही लम्हे उसने तड़प कर तकिए के नीचे हाथ डाला और पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके लिए पहले ही तैयार था। लॉरेन का दिया हुआ पिस्तौल मैंने उसकी पेशानी पर रख दिया और बारबिन बाइको ने अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। मैंने उसके तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया और उसे अपने लिबास में रखते हुए मैंने गुर्राते हुए लहजे में कहा, कोई भी गलत हरकत तुम्हारी मौत का सबब बन सकती है बारबिन बाइको। मैं पहले ही अंदाजा कर चुका था कि वो बहुत ज्यादा लड़ाई भिड़ाई का आदी नहीं है और ऐसी सूरत हाल से बदहवास हो जाता है। चुनाचे उस वक्त भी बारबिन बाइको की कैफियत उससे मुख्तलिफ नहीं थी। उसने अजीब से लहजे में कहा, तुम इंसान हो या शैतान? क्या अभी तक तुम इस इमारत में मौजूद हो? उसका ये अहमकाना सवाल उसकी बौखलाहट का सबूत था। मैंने कहा, जो कुछ भी समझ लो, लेकिन तुम्हें प्लेटिनम पॉइंट के दस्तावेजात मुझे फराहम करना होंगे। मैं इसी मकसद के तहत यहाँ आया हूँ और उसे पूरा करके ही जाऊँगा। बोला, अजीब इंसान हो। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं पिस्तौल से उसकी पेशानी का निशाना लिए हुए थोड़ा सा पीछे हट गया था। मैंने कहा, तो फिर क्या ख्याल है बारबिन बाइको? ये लम्हात फैसला कुन है। खामोशी से दस्तावेजात मेरे हवाले कर दो, वरना फिर तुम्हारी मौत की इत्तला विलाडिवाइन के लिए काफी हौसला अफजा होगी। तुम्हारी मौत के बाद सही मानों में प्लेटिनम पॉइंट केस खत्म ही हो जाता है। और वाइको बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरी मौत के बाद प्लेटिनम पॉइंट तुम्हारे कब्जे में कैसे जा सकता है? विलाडिवाइन जलील इंसान है, उसने बदअहदी की है, हालांकि हमारे और उसके दरमियान। लेकिन छोड़ो, पता नहीं तुम किस सतह के इंसान हो, तुम्हें सारी मालूमात हैं या नहीं। मैं ये राज किसी तीसरे इंसान को मुंतकिल नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे हलाक भी कर दोगे तब भी दस्तावेजात तुम्हें नहीं मिल सकेंगी। वो कुछ और आगे बढ़ा और मैंने उसे इशारे से पीछे हटने के लिए कहा। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की बारबिन बाइको, तो मैं किसी किस्म की रियायत नहीं करूंगा। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखता हुआ एक दीवार से जा लगा, लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं हो सका था कि उस दीवार के करीब पहुंचते हुए उसके जहन में कोई खास मकसद है। मैं तो उस वक्त चौंका जब मेरे अकब में दरवाजा पूरी कुव्वत से खुला और एक कवि हैकल आदमी गुर्राता हुआ अंदर दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो हटी थी कि बारबिन बाइको ने चीख कर मसहरी के पीछे छलांग लगा दी। उसने बदहवास होकर कहा, ड्रैगन, इसे संभालो। आने वाला कसरती बदन का एक खौफनाक सूरत इंसान था। उसका चेहरा जगह जगह से जख्मों से भरा हुआ था, आंखों से वहशत झांकती थी। मैंने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया तो उसने इंतहाई फुर्ती से जमीन पर लोट लगाकर इस तरह पांव ऊपर उठा दिए कि मेरी कलाई उसके पैरों की जद में आ गई। कुछ इस अंदाज से उसने ये दाव लगाया था कि मैं समझ ही न सका था, लेकिन बहरहाल पिस्तौल मेरे हाथ से निकल गया। उसके साथ ही कवि हैकल आदमी ने मुझे अकब से पकड़ लिया और फिर इस तरह ऊपर उठा लिया जैसे मैं कोई मामूली सा खिलौना हूँ। ऊपर उठाने के बाद उसने मुझे पूरी कुव्वत से मसहरी पर उछाल दिया। गद्देदार मसहरी पर गिरने से मुझे चोट तो न लगी, लेकिन चंद लम्हों के लिए मैं बदहवास जरूर हो गया। उस वक्त बारबिन बाइको ने मसहरी के पीछे से मेरी टांग पकड़ ली और मैं एक बार फिर बुरी तरह गिर पड़ा, जबकि मैं पलट कर उस कवि हैकल शख्स पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन टांग पकड़ लेने की वजह से मेरी जिद्दोजहद नाकाम हो गई और कवि हैकल शख्स ने एक बार फिर मेरे ऊपर छलांग लगा दी। इस बार उसने मेरी हंसली में हाथ डालकर मुझे जमीन से ऊपर उठा लिया था। मुझे अपनी हंसली की हड्डियां टूटती हुई महसूस हो रही थीं, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, कवि हैकल शख्स के मुंह से एक कराह निकली और दूसरे ही लम्हे उसके हाथों से छूटकर मैं नीचे गिर पड़ा।
खिड़की के रास्ते लॉरेन अंदर आ गई थी और उसने फल काटने वाली छुरी कवि हैकल शख्स की पुश्त में पेवस्त कर दी थी। कवि हैकल शख्स ने घूम कर लॉरेन को देखा और फिर शदीद जख्मी होने के बावजूद मौद्दब हो गया। लॉरेन बुरी तरह बदहवास हो गई थी, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। बारबिन वाइको मसहरी के नीचे से निकल आया और उसने गुर्राए हुए लहजे में कहा, लॉरेन तुम कहाँ से आ गई? लॉरेन के मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी। वो मैं लेकिन उसी वक्त मुझे मौका मिल गया। मैंने झपट कर पिस्तौल उठाया और दूसरे ही लम्हे लॉरेन की गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। पिस्तौल की नाल मैंने लॉरेन की कनपटी पर रख कर बारबिन वाइको से कहा, वाइको अगर तुमने मजीद कोई हरकत की तो तुम्हारी ये बेटी हमेशा के लिए तुमसे रुखसत हो जाएगी। लॉरेन ने मुताहिजराना निगाहों से मुझे देखा और मैंने गैर महसूस अंदाज में उसे इशारा कर दिया। मकसद यही था कि इस सिचुएशन को इसी तरह बरकरार रहने दे और इसमें कोई तब्दीली पैदा न करे। लॉरेन शायद मेरा मकसद समझ गई थी। उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, डैडी मैं समझी थी कि ये आदमी आपको उठाए हुए हैं। मैं आपकी मदद के लिए अंदर आ गई थी। कवि हैकल शख्स ने अपनी पुश्त से छुरी खींच ली थी। उससे खून टपक रहा था, मगर उस कमबख्त के चेहरे पर जरा भी कर्ब या बेचैनी के आसार नहीं थे। वो अब भी उसी तरह खूंखार निगाहों से मुझे घूर रहा था, लेकिन बारबिन वाइको के अंदाज में मैंने तब्दीली महसूस की। वो परेशान निगाहों से इस सारे मंजर को देख रहा था और यूं महसूस होता था जैसे उसका दिमाग माउफ हो गया हो। उसने ये सोचने की कोशिश भी नहीं की थी कि लॉरेन आखिर इस खिड़की के रास्ते अंदर कैसे आ गई। कवि हैकल शख्स अपने ही खून में डूबी हुई छुरी लहरा रहा था और उसके दांत भिंचे हुए थे। मैंने पिस्तौल की नाल लॉरेन की कनपटी पर दबाते हुए कहा, इससे कहो बारबिन वाइको के बाहर निकल जाए और इस तरफ का रुख न करे, वरना तुम इस लड़की से हाथ धो बैठोगे। मैं सिर्फ 3 तक गिनता हूँ और उसके बाद मैं फायर कर दूंगा। बारबिन वाइको ने मुस्तरिबाना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, नहीं, इसे कोई नुकसान न पहुंचाओ। उसके लहजे में एक ऐसी तड़प, एक ऐसा कर्ब, एक ऐसी बेचैनी थी कि मैं मुतहय्यर रह गया। लॉरेन भी चौंक कर उसे देखने लगी। उसने कवि हैकल शख्स से कहा, जाओ बाहर चले जाओ, अपने जख्म का इलाज करो। खबरदार किसी को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं। जाओ आराम करो, इधर का रुख न करना। लॉरेन के जिस्म को एक झटका सा लगा और अचानक मुझे उसके हाथ पांव सुन्न होते हुए महसूस हुए। बारबिन वाइको आगे बढ़ाया, बोला, सुनो बिनहाम, इसे कोई नुकसान न पहुंचाना, इसे कोई नुकसान न पहुंचाना। कवि हैकल शख्स बाहर निकल गया तो मैंने बारबिन वाइको को हुक्म दिया कि वो दरवाजा बंद कर दे। बारबिन वाइको ने मेरे उस हुक्म की भी तामील की। वो बुरी तरह बदहवास नजर आ रहा था। बोला, इसे छोड़ दो। मैं उसके लहजे में एक अजीब सी कैफियत झलक रही थी। लॉरेन ने निगाहें उठाकर मुझे देखा। उस पर मदहोशी किसी कैफियत तारी थी और मैं एक दूसरे अंदाज में सोच रहा था। ये तो खेल ही मुख्तलिफ हो गया। बारबिन वाइको के दिल में लॉरेन के लिए मोहब्बत मौजूद थी या फिर किसी खास जज्बे के तहत उस वक्त ये मोहब्बत उभर आई थी। मैंने उसे पायदार बनाने के लिए कुछ और फैसले किए और फिर मैं आहिस्ता से बोला, सुनो बारबिन वाइको, मैं प्लेटिनम पॉइंट के वो तमाम कागजात चाहता हूँ जो तुम्हारे पास मौजूद हैं, और इस वक्त मैं अपनी जिंदगी की ये आखिरी बाजी खेल रहा हूँ। मैंने शायद मुश्किलात के आलम में ये लम्हात गुजारे हैं, अब ज्यादा वक्त तुम्हें नहीं दे सकता। इस लड़की को लेकर मैं तुम्हारी उस अजियत गाह में जा रहा हूँ जिसमें एक बार तुमने मुझे अजियतें दी थी। मैं इसके साथ वही सलूक करूंगा जो तुम मेरे साथ कर रहे थे। किसी को इत्तला दिए बगैर, कोई चाल चले बगैर उन दस्तावेजात के साथ मेरे पास पहुंच जाओ। अगर तुमने 15 मिनट के अंदर मेरी हिदायत पर अमल न किया तो मैं अपनी जिंदगी का आखिरी खेल खेलूंगा। मैं इसे हलाक कर दूंगा और यहाँ से निकल जाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है बारबिन वाइको। वाइको के मुंह से कोई आवाज न निकली। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला और लॉरेन को लिए हुए बाहर निकल आया। मुदाखलत करने वाला कोई नहीं था। उस अजियत गाह का रास्ता मुझे मालूम था जहां मुझे अजियतें दी गई थीं। चुनाचे मैं लॉरेन को लिए हुए उस कमरे में आ गया और मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लॉरेन फटी फटी निगाहों से ये तमाम कार्रवाई देख रही थी। मैंने पिस्तौल उसकी पेशानी से हटाते हुए माजरत आमेज अंदाज में कहा, सॉरी लॉरेन, तुम्हें यकीनन इस बात का अंदाजा होगा कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे खिलाफ नहीं किया। लॉरेन कुछ न बोली। वो अजीब से अंदाज में मेरी शक्ल देख रही थी। मैंने कहा, लॉरेन, बारबिन वाइको का ये रूप तुम्हें अजीब नहीं लगा? बोली, बेहद अजीब, बहुत अजीब, लेकिन क्या ये सच था? क्या ये हकीकत थी? मैंने कहा, मुझे माफ करना लॉरेन, पता नहीं तुम्हें इस बात से खुशी होगी या अफसोस कि उस वक्त मैंने बारबिन वाइको के चेहरे पर एक बाप की शफकत और तड़प देखी थी। बाप ही की तरह नहीं, एक माँ की तरह वो तुम्हारे लिए बेचैन हो गया था और उसने अपने तमाम मफादात तुम पर कुर्बान कर दिए, वरना उसका वो कवि हैकल मुलाजिम उस वक्त मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। वो बोली, हाँ, ये सब कुछ क्या है? मैंने कहा, लॉरेन,
شاید تم دونوں کے درمیان شیشے کی ایک دیوار حائل تھی. تم دونوں میں سے کسی نے دیوار کے دوسری طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی. ممکن ہے یہ باربن وائکو کا مزاج ہو کہ وہ تمہاری تمام تر محبت صرف اپنے سینے میں رکھتا ہو اور اس نے کبھی تم پر اس کا اظہار نہ کیا ہو. تم نے کہا تھا کہ یہ ایک باپ کی انا کا سوال تھا کہ وہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. لیکن لورین، اس وقت کے واقعے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ انا نہیں بلکہ ایک باپ کا پیار تھا. میں اپنے تمام مفادات قربان کر سکتا ہوں تمہارے ان احسانات کے صلے میں جو تم نے مجھ پر کیے، لیکن یہ بات کہتے ہوئے نہ میں تمہیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہوں اور نہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ صرف تمہارا باپ ہے اور اس کے بعد وہ مجرم باربن وائکو ہے. میں نہیں جانتا کہ تمہاری ماں کا قتل کن وجوہات کی بنیاد پر ہوا تھا، لیکن کم از کم تمہاری اپنی شخصیت بے سہارا نہیں ہے. لورین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ سسکنے لگی. بولی، یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم یہ کیا ہے؟ یہ تو میرے لیے غیر متوقع ہے. میں نے کہا اگر تم صبر و سکون سے کام لو لورین تو تمہیں اس بات کا پورا احساس ہو جائے گا کہ تمہارا باپ کم از کم تمہارے سلسلے میں مجرم نہیں ہے. لورین، ایک دوست تمہیں باپ کا تحفہ پیش کرتا ہے. تمہاری غلط فہمیاں دور ہو جانا چاہیے. ایک دوست کی حیثیت سے لورین، میرے اس مشورے کو اور میرے اس تجربے کو قبول کرو. باربن وائکو کچھ بھی ہے لیکن وہ تمہارے لیے شدید مضطرب ہے. وہ بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا. ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا. میں نے کہا تو پھر یقین دلانے کے لیے تم اگر چاہو تو کچھ اور تجربات تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں. بولی، ہاں میں چاہتی ہوں. میں یہی چاہتی ہوں. مجھے اپنی زندگی میں یہ سب سے انوکھے لمحات میسر ہوئے ہیں. میں ان کی تصدیق چاہتی ہوں. خدا کے لیے ہاں میری مدد کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑے گی. لورین تیار ہو گئی. میں نے وہی زنجیر لورین کی بغلوں میں ڈالی، لیکن اس طرح کہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، اور پھر اسے زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا. ادھر ادھر سے مشینوں کے پرزوں کے درمیان موجود سیاہی میں نے اس کے چہرے پر ایک دو جگہ لگا دی. بال بکھیر دیے. لباس تھوڑا سا بے ترتیب کر دیا. لورین اس صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی. بولی، میں سمجھ رہی ہوں تم کیا کر رہے ہو. میں اذیت گاہ کے دروازے پر باربن وائکو کے قدموں کی آہٹ کا منتظر تھا اور مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا. باربن وائکو نے دروازے پر دستک دی. میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا اور پھر پستول سیدھا کیے ہوئے پیچھے ہٹایا. باربن وائکو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور پھر بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نگاہ لورین کی طرف اٹھ گئی. وہ غصے سے دھاڑا، مردود ذلیل انسان، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ تو میرا انتظار کر رہا ہے. تو نے اس پر تشدد کیوں کیا؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں تجھے ہلاک کر دوں گا. اس نے سفید رنگ کی ایک فائل پھینک کر میری طرف جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پستول کا رخ لورین کی طرف کر کے کہا، اگر تم نے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلنے کی کوشش کی باربن وائکو تو میں تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دوں گا. وائکو ٹھٹک گیا. دوسرے لمحے وہ دوڑ کر لورین کے پاس پہنچ گیا. وہ لورین سے وہیں لپٹ گیا تھا. بولا، میری بچی، میری بچی، میری زندگی. وہ بے اختیار لورین کو چومنے لگا. پھر اس نے پاگلوں کے سے انداز میں وہ زنجیر نیچے سے کھول دی، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر. میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میرے اور لورین کے درمیان آنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اگر میں گولی چلاؤں تو گولی اس کو لگے. لورین ان تمام کیفیات کو محسوس کر رہی تھی. باربن وائکو نے اسے زنجیر سے نیچے اتار لیا اور میری طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، دیکھو بات سنو. کچھ کرنے سے پہلے میری بات سن لو. میں تمہاری مطلوبہ فائل لے آیا ہوں. پلیٹینم پوائنٹ کی تمام دستاویزات اس فائل میں موجود ہیں. اسے اٹھا لو. میں تم سے تعارض نہیں کروں گا. میں تمہیں جہاں تک تم جانا چاہو پہنچا دوں گا، لیکن خدا کے لیے کوئی حرکت نہ کرنا. مجھے لورین کی زندگی اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے. لورین بے اختیار سسکیاں لینے لگی تھی. پھر اس نے باربن وائکو کے سینے پر سر رکھ دیا. بولی، پاپا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے آج؟ تم نے تو کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تھی. تم نے تو کبھی میری طرف محبت سے دیکھا بھی نہیں. کیا یہ تم ہی ہو؟ وائکو بولا، لورین میری بچی، یہ تو نے کیا کہا؟ میں نے تجھے کبھی نہیں چاہا. تیرے علاوہ میری زندگی میں رکھا ہی کیا تھا؟ ہاں لورین، مجھے اس کا احساس ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ پایا تھا. میں اپنی زندگی کی قیمت پر بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. سنو، ہاں چلے جاؤ یہاں سے. جاؤ، تمہارے لیے یہ موقع بہتر ہے. دیکھ لو اٹھا کر، اس فائل میں سب کچھ موجود ہے. میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے. میں نے اپنی انا قربان کر دی. میں نے اپنی ہر چیز قربان کر دی. مجھے اپنی بیٹی چاہیے، صرف بیٹی. میں مسکراتی نگاہوں سے لورین کو دیکھ رہا تھا. باربن وائکو نے لورین کے آنسو پونچھ دیے. وائکو بولا، نہیں، تم رو نہیں لورین. میں بھٹکا ہوا تھا. نہ جانے آج کیوں میں واپس آ گیا. ہاں لورین، تمہارا پاپا واپس آ گیا. لورین بولی، پاپا تم نے میری ماں کو قتل کر دیا تھا. تم نے میری ممی کو مار دیا تھا.
बारबिन वाइको ने लॉरेन की तरफ देखते हुए मुतहज्जराना अंदाज में कहा, मैंने? बोली, हाँ पापा, तुम मेरी माँ के कातिल हो। वाइको बोला, नहीं लॉरेन, आज इस वक्त इन हालात में भी मैं तुझे ये बात बताना चाहता हूँ। ये गलत फहमी तेरे दिल में कैसे पैदा हुई? तेरी माँ की एक कहानी है लॉरेन। बेशक मैं बुरा आदमी था, मैं बुरा आदमी हूँ, लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद मैं तेरी माँ का कातिल नहीं। मैं तेरी ही जिंदगी की कसम खाता हूँ कि मैंने तेरी माँ को हलाक नहीं किया। ये तूने क्या सोच लिया? अपनी माँ को रुसवा न कर लॉरेन, उसकी कहानी मैं तुझे फिर सुना दूंगा किसी ऐसे वक्त में जब मैं और तू तन्हा होंगे। फिर वो मेरी तरफ पलटा, बोला, तुम अभी तक जहां मौजूद हो, देखो मैं इतना बेबस भी नहीं हूँ। हालात ने इस वक्त तुम्हें मुझ पर कादिर कर दिया है, लेकिन इतना बेबस भी नहीं हूँ कि तुम्हारी इस कार्रवाई को नाकाम न बना सकूं। जाओ, इस वक्त मेरा जहन पाक व साफ है। जाओ, इस वक्त मैं एक मुजरिम नहीं, बारबिन वाइको नहीं, लॉरेन का बाप हूँ। इस मौके से फायदा उठा लो। देख लो ये फाइल, इसमें मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया पोशीदा है। मैं दौलत की बिल्कुल परवाह नहीं करता। बात सिर्फ अना की थी और ये अना आज मैंने अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी। जाओ, विलाडिवाइन से कहो कि ऐश करे। अब प्लेटिनम पॉइंट उसकी मिल्कियत है। जाओ, ले जाओ इस फाइल को। मैंने आगे बढ़कर फाइल उठा ली और उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। प्लेटिनम पॉइंट के बारे में बहुत सी बातें सरसरी निगाह डालने ही से मालूम हो गई थी। मैंने फाइल बंद करते हुए उसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, मैं अभी जाना नहीं चाहता मिस्टर वाइको। क्या आप अपनी खुशियों में मुझे थोड़ी देर के लिए शरीक करेंगे? वाइको ने मुताज्जिबाना अंदाज में मुझे देखा। बोला, क्या मतलब? क्या हिमाकत की बात कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ और तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ बारबिन वाइको, मुझे इसका मौका दो। वो बोला, गुफ्तगू की क्या जरूरत है? तुम्हें ये दस्तावेजात चाहिए थे ना? विलाडिवाइन ने तुम्हें इन्हीं के लिए भेजा था। अब ये तुम्हारे कब्जे में है। मैं जो बात कहता हूँ उसमें कोई फरेब नहीं होता। इस वक्त मैं ये तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इन्हें ले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। अपनी बेटी की जिंदगी की कीमत पर मैं इस सौदे को महंगा नहीं समझता, लेकिन अगर तुमने कुछ और हाथ पांव फैलाने की कोशिश की तो मुमकिन है मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, इन तमाम बातों के बावजूद बारबिन वाइको, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लॉरेन, मेरी सिफारिश करो। लॉरेन ने चौंक कर मुझे देखा, एक लम्हा सोचती रही, फिर अपने बाप से बोली, पापा सुन लीजिए, क्या कहना चाहता है ये? बारबिन वाइको ने परेशानी से गर्दन झटकी और फिर मुंह बनाकर बोला, आओ आओ मेरे साथ। ये फाइल अपने कब्जे में रखो। मैं तुमसे कोई फरेब नहीं कर रहा, लेकिन कोई अहमकाना हरकत करने की कोशिश मत करना। आ जाओ। हम दोनों अजियतगाह से बाहर निकल आए और बारबिन वाइको के अकब में चलते हुए बिलाखिर उसकी ख्वाबगाह में पहुंच गए। बारबिन वाइको ने लॉरेन को अपने नजदीक मसहरी पर बिठाया और खुद भी पांव लटका कर बैठ गया। उसने सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, जिंदगी के ये लम्हात मेरे लिए अजनबी हैं नौजवान, तुम इनके फाते हो। पता नहीं क्यों मैं तुमसे इस कदर नरमी बरत रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? कहो। मैंने कहा, क्या विलाडिवाइन सिर्फ इस फाइल को देखकर मुतमईन हो जाएगा? वाइको बोला, और वो कमीना क्या चाहता है? अगर तुम उसके सही नुमाइंदे हो तो फाइल पढ़ लो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। इन्हीं दस्तावेजात की मदद से विलाडिवाइन प्लेटिनम पॉइंट पर कब्जा कर सकता है, वरना उसके हाथ में कुछ भी नहीं। मैं बोला, आपने ये भी कहा था मिस्टर बारबिन वाइको कि ये आपकी अना की मौत है और इन कागजात के विलाडिवाइन के कब्जे में चले जाने से आप पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वाइको बोला, तुम सिर्फ बुरे असर की बात कर रहे हो। ये मेरी शख्सियत की मौत है और इसके बाद हकीकी मानों में मैं गर्दन उठाकर चलने के काबिल नहीं रहूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी पर कुर्बान कर दिया है। आज मेरे दिल में एक नया जज्बा जागा है तो मैं हर नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, अगर मैं आपको इस नुकसान से दो चार न होने दूं मिस्टर वाइको तो? वाइको चौंक कर मुझे देखने लगा। बोला, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, इन जज्बाती मनाजिर ने मुझे भी बेहद मुतासिर किया है बारबिन वाइको। मैं बाप बेटी के मामलात में शरीक तो नहीं होना चाहता, लेकिन जहां तक मेरा इरादा है तुम दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी बिगाड़ का सबब बनी हुई थी और आज तुम्हारी इस कैफियत ने लॉरेन के दिल से तुम्हारे खिलाफ वो एहसासात निकाल दिए हैं जो उसे तुमसे दूर रखते थे। क्या इस खुशी में मैं ये ऐलान न कर दूं कि मैं बिनहाम विलाडिवाइन से बगावत करते हुए ये फाइल तुम्हें वापस करता हूं और तुम्हारी इन खुशियों को बरकरार रखने के लिए ये ईसार करना चाहता हूं। बारबिन वाइको ने हैरत से आंखें फाड़ दी। उसके अंदाज में अजीब सी कैफियत पाई जाती थी। दफतन वो संभला और उसने गुस्सीले अंदाज में कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या मकसद है तुम्हारा? मैंने मुस्कुराती निगाहों से लॉरेन की तरफ देखा और वो भी मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी।
जाने से पहले वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आते रहें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।